दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। जैसा कि पहले मैंने अपने एक शॉर्ट्स में बताया था कि आप लोगों को मैं सीजर पे यानी एपिलेप्टिक सीजर्स पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैटल में किस तरह से मिर्गी के दौरे आते हैं और उसके क्या क्या कारण हैं और किस तरह से थेरापेटिक अप्रोच लेना चाहिए, कौन सा कंडीशन रहेगा तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी मेरे पास बहुत कम है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या मेरे वीडियोस में और क्या होने चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे कि सीजर्स क्या हैं, मिर्गी के दौरे क्या हैं, क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रूमिनेंट्स हैं, जो एडल्ट कैटल होते हैं, इनमें सीजर्स का जो थ्रेशहोल्ड होता है वो या तो जो ग्रोइंग होते हैं या स्मॉल एनिमल होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें मिर्गी के दौरे कम आते हैं, और एक जो डॉग्स में या काफ में जिस तरह से जल्दी जल्दी दौरे आते हैं उस तरह के आपको दौरे नहीं मिलते हैं। लेकिन फील्ड कंडीशन में मिर्गी के दौरों से परेशानी ज़रूर मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो कॉमन प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर एडल्ट कैटल की आप बात करते हैं तो वहाँ पे जो मिर्गी के दौरे आते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस के चलते हैं, मेटाबॉलिक मिसबैलेंस के चलते होते हैं, या कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेज भी होंगे उसके चलते भी मिर्गी के दौरे आते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है, मिर्गी का दौरा जो आ रहा है वो ब्रेन में होने के प्रॉब्लम के चलते है या सिस्टेमिक डिसरेगुलेशन हुआ है। तो एक एक चीज़ों को जब आप यहाँ समझेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मिर्गी के दौरे के स्टेज होते हैं, और इसमें जब मिर्गी का दौरा आता है तो शुरुआत में लगता है कि एनिमल अजीब सा बिहेव कर रहा है, जैसे चौंक रहा है, और फिर उसके बाद एक एपिलेप्टिक सीजर का स्टेज आता है जिसमें मुंह से झाग निकलता है, मुंह को पटकता है और नीचे गिर जाता है, फिर पैडलिंग करता है यानी साइकिल की तरह पैर को चलाता है, और शरीर में अकड़न होती है। उस समय आप देखेंगे तो उसकी आँखों में भी मूवमेंट बहुत तेज़ होता है, और ये लगभग 2 से 3 मिनट रहता है और फिर एनिमल रिलैक्स हो जाता है। तो अगर एक ही दिन के अंदर दिन में 2 बार अगर 5 मिनट से कम का इस तरह का सिम्टम मिल रहा है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो आप उसे क्लस्टर सीजर कहते हैं। लेकिन 5 मिनट से अगर ज़्यादा का पीरियड होता है और बार बार आता है तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस के नाम से जाना जाता है। लेकिन करना क्या है कि आप जो सीजर है वो सिंगल टाइम भी हो सकता है, और जब सीजर फ्रीक्वेंट आता है तो उसे एपिलेप्सी कहा जाता है। तो एपिलेप्सी की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो रूमिनेंट में जो एपिलेप्सी है उसका जो कारण है उसमें एक तो मैं बता रहा था कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो है वो एक फैक्टर होते हैं और उनको फर्स्ट कंसीडर करना चाहिए। तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस का बहुत ज़्यादा रोल है, खास करके जब सीजर आना है या मिर्गी के दौरे आने हैं तो वो न्यूरोलॉजिकल इरिटेशन होना चाहिए या न्यूरोलॉजिकल हाइपर एक्साइटेशन होना चाहिए। तो जो फोरब्रेन है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें अगर इरिटेशन होगा या उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी किसी भी कारण से, या उसके एक्साइटेशन का इनहिबिशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो एनिमल है वो मिर्गी के दौरे के लक्षण दिखाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फैक्टर देखा जाता है वो एक फैक्टर तो कैल्शियम है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी जब भी होती है, यानी कि कैल्शियम हमेशा ही मसल कंट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, लेकिन जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उस समय भी न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट होता है। और जब न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट होगा यानी कि हाइपोकैल्सीमिक जब स्टेट रहता है, तो आप लोगों ने
मिल्क फीवर में पढ़ा होगा कि जब अर्ली स्टेज होता है तो उसमें मस्कुलर ट्विचिंग होती है, क्योंकि वो नर्व की जो फायरिंग है, नर्व का जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है। तो अगर हाइपोकैल्सीमिक एनिमल है तो उस कंडीशन में आपको सीजर्स मिलते हैं। ये कॉमन आपको मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में मिलता है, जब इक्लैम्पसिया होता है या इक्वाइन होते हैं जहाँ इक्लैम्पसिया होता है, वहाँ पे आपको हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम डिफिशियंसी के चलते, यानी कि लो कैल्शियम जब रहता है तो आपको सीजर एपिसोड्स मिलते हैं। या इसके साथ में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। मैग्नीशियम का ज़्यादा रोल यहाँ माना जाता है कि मैग्नीशियम के दो फैक्टर हैं। एक तो मैग्नीशियम कैल्शियम जब लो होता है तो मैग्नीशियम का रोल जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ कराने में है। यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज़ होना डिपेंड करता है कि एक तो लो कैल्शियम ब्लड में होना चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीशियम का एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। लेकिन जब मैग्नीशियम का लेवल लगभग 1.6 मिलीग्राम से लो हो जाता है तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका रिलीज होना कम हो जाता है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। और साथ ही साथ पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट टिश्यू पे, वो भी एक्टिवेट नहीं होते हैं मैग्नीशियम के एब्सेंस में। तो अगर 1.6 है तो रिड्यूस होता है प्रोडक्शन, लेकिन अगर 1.2 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा मैग्नीशियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उस कंडीशन में आप पैराथायरॉयड हार्मोन का बिल्कुल ही सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो जब पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो कैल्शियम जो है वो जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है बोन से, इंटेस्टाइन से, किडनी से रिटेंशन है, वो कम हो जाएगा और एनिमल जो है वो हाइपोकैल्सीमिक हाइपोमैग्नीशियमिक हो जाएगा। साथ मैग्नीशियम का रोल नर्व एक्साइटेशन में और भी है। मैग्नीशियम जो है न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर्स को चेक करने में काम करता है। यानी कि जब लो मैग्नीशियम होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यूरो फाइबर होते हैं, जो नर्व एंडिंग होती है, वहाँ पे जो इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने को चेक करने के लिए, और उसके लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैग्नीशियम लो रहता है तो न्यूरोट्रांसमीटर कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल फायरिंग होती है और न्यूरोलॉजिकल इरिटेशन होता है, जिसके चलते सीजर्स आने लग जाते हैं। तो जब भी हाइपोमैग्नीसीमिया होता है तो वहाँ मस्कुलर ट्विच होता है, न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट होता है और एनिमल में सीजर एपिसोड्स आते हैं। तो आप हाइपोमैग्नीसीमिया के लिए जब भी सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके चलते अगर सीजर्स आ रहे हैं, लो मैग्नीशियम लेवल है, तो आपको 2-4 चीज़ें ज़रूर हिस्ट्री ले लेनी चाहिए। एक तो उसको लैक्टेशन का हिस्ट्री रहता है, दूसरा विंटर सीजन में हाइपोमैग्नीसीमिया ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ उसमें आप देखेंगे कि जो न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट होता है। और हाइपोमैग्नीसीमिया की एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब हाइपोमैग्नीसिक एनिमल होता है तो उसमें वो अटैक करता है, एक दूसरे लोगों पे अटैक करता है। तो उस समय लोगों को लगता है कि रेबीज़ है। जो छोटे काफ होते हैं वो बेलोइंग करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और साथ में उनके मस्कुलर ट्विच होता है। तो आपको मस्कुलर ट्विच हो रहा है और हिस्ट्री इंडिकेट करती है कि इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया है। तो आपको एक चीज़ और देखना चाहिए, हार्ट की जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हार्ट साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, मस्कुलर ट्विच है और उसके साथ साथ आपको सीजर एपिसोड्स देखने को मिल रहा है, क्लस्टर सीजर्स मिल रहे हैं या एपिलेप्सी मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको हाइपोमैग्नीसीमिया सस्पेक्ट करना चाहिए। और कभी कभार देखने को ये भी मिलता है कि हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया साथ साथ होता है, लेकिन कभी कभी बिना हाइपोमैग्नीसीमिया के भी हाइपोकैल्सीमिया होता है और उसमें भी आपको सीजर एपिसोड्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने जज कर लिया है कि ये जो सीजर एपिसोड्स हैं या तो हाइपोमैग्नीसीमिया के चलते हो रहे हैं या हाइपोकैल्सीमिया के चलते हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाना होगा, और साथ ही साथ आप चाहें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लूकोनेट आप दे सकते हैं, 5 ग्राम लगभग डोज बनता है 100 किलो वज़न के लिए। तो मैग्नीशियम ग्लूकोनेट का 5 ग्राम 100 किलो के लिए सफिशिएंट होता है। दूसरा मैग्नीशियम थेरेपी का एक तरीका ये है कि आप मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना करके, या जो मार्केट में अवेलेबल हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का 20% तक का सॉल्यूशन इंट्रावेनस 300 ml एडल्ट कैटल के लिए दिया जा सकता है, या आप उससे हाई कंसंट्रेशन में देना चाहते हैं तो आपको सबक्यूटेनियस रूट से देना होगा। तो एपिसोडिक मैनेजमेंट होता है, लेकिन जिस समय सीजर्स आ रहे हों
उस समय कैल्शियम इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको सीजर्स को कंट्रोल करना चाहिए, और सीजर को जब एक बार आप कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद ही, तो सीजर को कंट्रोल उस समय क्या करना है, तो रूमिनेंट्स में आप डायज़ेपाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायज़ेपाम इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट से 0.5 से लेकर के 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट तक दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने पे रिस्पॉन्ड कर रही है एनिमल। तो सीजर को स्टॉप करने के लिए आपको इमीडिएटली डायज़ेपाम का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको जब तक आप सबसाइड नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो सीजर आने बंद नहीं होंगे। तो आप अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपोकैल्सीमिक हाइपोमैग्नीसियमिक है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम आपको ऐड करना होगा। मैग्नीशियम अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक दो चीज़ें और ध्यान देनी चाहिए कि आप एक तो जो सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं, कॉमन सॉल्ट है, उसको उसके डाइट में ऐड कर दीजिए। और वैसे सॉल्ट जिनमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, उसको खिलाने से बंद कर देते हैं, क्योंकि हाई पोटेशियम वाले जो फीड होते हैं या जो डाइट होता है उसके चलते हाइपोमैग्नीसिमिया होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी से डिपेंड करता है। तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जिसमें कि पोटेशियम ज़्यादा हो, यानी कि आप नमक खिलाएं, और साथ ही साथ आप ओरल मैग्नीशियम का भी एडिशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें जिसके चलते एक और इस प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकती है, क्या और हो सकता है, तो सेरेब्रोकॉर्टिकल नेक्रोसिस एक फैक्टर है जहाँ पे थियामिन की डिफिशियंसी होती है। उस कंडीशन में भी आपको सीजर देखने को मिलता है। तो थियामिन डेफिशिएंसी हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि पोलियो एन्सेफेलोमाइलिसिया, इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे चीज़ों से तो आपको हिस्ट्री लेना चाहिए कि आखिर उसमें थियामिन डेफिशिएंसी हो क्यों रहा है। तो या तो आप हिस्ट्री लेंगे तो वो एनिमल का फीड में प्रॉब्लम होगा, जिसमें कि जहाँ पे थियामिनेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि एक्यूट रूमिनल या सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस हो रहा हो, वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया थियामिनेज का प्रोडक्शन करते हैं। या वैसे प्लांट जो थियामिनेज कंटेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनको खिलाते हैं, जैसे ब्रासिका का गोभी का पत्ता खिलाता है, पत्ता गोभी का पत्ता खिलाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको कोरिलेट करना होगा कि इस तरह का कोई डाइट दिया जा रहा है क्या, जिसके चलते थियामिन की और विटामिन B1 की कमी हो रही है। तो उसके चलते भी सेरेब्रल कॉर्टिकल नेक्रोसिस होगा और माइल्ड इन्फ्लामेशन होता है, उसके चलते फिर सीजर एपिसोड्स आते हैं। तो अगर रूमिनेंट्स में आप देखेंगे तो इसमें एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि मस्कुलर ट्विच आपको इन जनरल नहीं मिलता है जैसा कि हाइपोमैग्नीसिमिया में मिलता है, और इसमें एनिमल अटैक नहीं करता है, जबकि हाइपोमैग्नीसिमिया में एनिमल जो है वो अटैक करेगा। बट अगर थियामिन डिफिशियंसी है, विटामिन B1 डिफिशियंसी है, तो इसमें स्टार गेजिंग, यानी कि आसमान में गर्दन को ऊपर उठा करके एनिमल देखता है, और उसके बाद माइल्ड या कंप्लीट सीजर्स आते हैं। तो आपको थियामिन डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं बताता हूँ कि इसमें थियामिन में कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे हाइपरथर्मिया है। जब सीजर्स आएंगे तो मस्कुलर एक्टिविटी होगी, मस्कुलर एक्टिविटी होगी तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो पायरेक्सिया नहीं है, वो फीवर नहीं है, वो एक हाइपरथर्मिया है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी जब भी सीजर्स आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं तो बढ़ जाती है और उस समय टेम्परेचर हाई रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा। अगर सीजर आ रहा होगा तो उस समय टेम्परेचर हाई मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं भी मिल सकता है। जनरली आपको बॉडी टेम्परेचर लो ही मिलता है। तो एक तो हो गया कि थियामिन डेफिशिएंसी रहेगी तो भी सीजर्स आ सकते हैं। तो थियामिन डेफिशिएंसी को डिपेंड करता है कि केस क्या है, किस लेवल का है, उस पर मैनेज किया जाता है। थियामिन का जो B1 है, विटामिन B1, उसका इस्तेमाल हाई डोज में यहाँ करना होता है, 10 mg पर केजी से दिया जाता है। इनिशियली आप चाहें तो 3 आवर्स के बाद भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट एनिमल में है, काफ में तो हम लोग करते हैं 3 आवर्स के बाद, लेकिन जो एडल्ट एनिमल हैं उनमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो थियामिन है, विटामिन B1 है, उसको 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए और 12 आवर में रिपीट करना होता है, 3 से 5 दिन तक लगाना होता है। फिर जो चीज़ें हैं वो मैनेज होती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो विटामिन B12 और विटामिन B6, इसका भी डेफिशिएंसी से सीजर का एक्टिवेशन होता है। तो इनको भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके केस ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिशिएंसी में अगर आप देखेंगे
तो विटामिन B1, B6 और B12 की डेफिशिएंसी से सीजर एपिसोड्स आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, और फिर आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा। अगर कोई काफ है तो वहाँ पे जो अगर सीजर आता है वो अगर पैदाइशी काफ डिफेक्ट है तो वहाँ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अगर पैदा होते ही इस तरह का हुआ है तो विटामिन ए पे हमने कई वीडियो बनाए हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, उनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ड्रेन आउट कैसे करना है, इसका हमने अच्छे से वीडियो बनाया है, उसको आप जा कर के कंसल्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो एक विटामिन ए डेफिशिएंसी भी एक फैक्टर होता है। कुछ और चीज़ें जो सपुरेशन कराती हैं, जैसे ओटाइटिस हुआ है या साइनोसाइटिस हुआ है, फिर वहाँ से बैक्टीरियल स्प्रेड हो जाता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है, और फोरब्रेन में जनरली वहाँ पे एब्सेस, ये रेयर है बट ऐसा भी होता है, इन्फ्लामेशन करते हैं, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस होती है, उसके चलते भी सीजर्स आते हैं। और अगर आपको लगता है कि ओटाइटिस है या साइनोसाइटिस है तो वहाँ पे आपको एंटीबैक्टीरियल एजेंट यानी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ हेमाटोजेनस स्प्रेड में आप देखेंगे तो कई और भी फैक्टर्स होते हैं जहाँ से बैक्टीरिया का स्प्रेड होता है, और वहाँ पे इन्फेक्शियस ओरिजिन का जो सीजर है यानी मिर्गी के दौरे जो होते हैं उसके पीछे जो रीजन होगा वो इन्फेक्शियस ओरिजिन होगा। तो बाकी की चीज़ों को भी आपको रूल आउट करना होगा। एक आध पॉइजनिंग है जो कॉमन है फील्ड कंडीशन में, उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है लेड पॉइजनिंग, जो कि रूमिनेंट्स में सीजर एपिसोड लाता है। तो अगर रूमिनेंट्स में आप देखेंगे तो सीजर एपिसोड अगर आ रहा है और आपके पास हिस्ट्री है कि ये लेड के सोर्स के पास गया होगा, खासकर देखिए तो बैटरीज़ के जो मतलब डिग्रेडेड पार्ट होते हैं उनको अगर एनिमल खा लेता है, बैटरीज़ वगैरह में लेड बहुत ज़्यादा होता है, या ऑयल पेंट जो किया जाता है या पेंट के जो थीनर होते हैं उनको अगर गलती से इंजेस्ट कर लेता है एनिमल तो उससे लेड पॉइजनिंग होती है। या कभी कभी जो सिंदूर होता है, जो ओरिजिनल सिंदूर होता है उसमें लेड बहुत ज़्यादा होता है, उसको लिक एनिमल करता है तो लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। फिर आपको अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ेगा। या कभी कभी जो एनिमल्स हैं हाईवेज़ के बगल में ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लेड एक्यूमुलेटेड रहता है वहाँ के प्लांट्स में, तो धीरे धीरे क्रोनिक लेड टॉक्सिसिटी होती है और फिर लेड पॉइजनिंग के चलते मिर्गी के दौरे आते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ जब क्रोनिक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है कि जो सर्रा होता है उसमें भी जब रिसाइड करता है, CSF में चला जाता है पैरासाइट और वहाँ पे माइल्ड इन्फ्लामेशन करता है तो उसमें भी एपिलेप्सी होता है यानी कुछ दिनों के बाद। तो सर्रा के बाकी के भी सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं यानी कि क्रोनिक कैचेक्सिया हो रही है, वो खाना पीना छोड़ दिया है, उस कंडीशन में भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सर्रा के चलते भी सीजर एपिसोड्स आते हैं। कीटोसिस में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि सीजर एपिसोड्स आते हैं। नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस जब होगा तो वहाँ पे भी सीजर एपिसोड्स आते हैं। तो नर्वस फॉर्म को ऑफ कीटोसिस को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बॉडी को एनिमल खुद लिक करता है या उसका जो एपेटाइट है वो कैप्रेसियस हो जाता है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को खाता है, खास करके हे खाता है लेकिन कंसंट्रेट नहीं खाता है। तो इस तरह की अगर हिस्ट्री आपको मिल रही है तो डिफरेंट चीज़ों को रूल आउट करना होगा। या एक लास्ट चीज़ जो है, जो इंट्राक्रैनियल कहीं ट्यूमर हो जाए या एब्सेस हो, उस कंडीशन में भी रूमिनेंट्स में सीजर एपिसोड्स आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको होलिस्टिकली ले करके चलना होगा और फिर आप एक एक्सक्लूड करते हुए कुछ चीज़ों पे आ पाएंगे और फिर जब इन चीज़ों को टारगेट करके ट्रीट करेंगे तो एनिमल जो होगा वो सीजर एपिसोड से बाहर आएगा और उसके सीजर का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो अगर जब भी एनिमल को सीजर आ रहा है तो पहला हम लोग ध्यान देते हैं जो रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव सीजर जिसे कहते हैं, वो या तो कैल्शियम का रोल है या मैग्नीशियम का है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सीजर रूमिनेंट्स में जो आ रहे होंगे उसको आप काफ़ी करीब जा कर के ज़रूर फील्ड कंडीशन में मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।